हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आइए आज हम लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के बारे में डिस्कस करेंगे। लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये आपके मन में प्रश्न आ रही होगी कि लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के प्रमुख नाटक सिंदूर की होली के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो नाटक डिस्कस करने से पहले उनके नाटक का परिचय तो देना पड़ेगा। तो लक्ष्मीनारायण मिश्र के जन्म कब हुआ था? 1 दिसंबर 1903 बस्ती गांव, आजमगढ़ जिला, वर्तमान जो मऊ जनपद में जन्मे लक्ष्मीनारायण मिश्र की जन्मभूमि भी वही थी, जो राहुल सांकृत्यायन, हरिऔध श्याम नारायण पांडे और गुरुभक्त सिंह के कर्म क्षेत्र की है। तो ये याद रखिए, लक्ष्मीनारायण मिश्र यथार्थवादी समस्या नाटकों के प्रवर्तक है। तो यथार्थवादी समस्या नाटकों के प्रवर्तक कौन है? लक्ष्मीनारायण मिश्र, ये याद रखिए। इनके नाटकों का प्रमुख वर्ण्य विषय नारी जीवन की निरंतर चिरंतन समस्या, प्रेम और विवाह के परिप्रेक्ष्य में नारी की स्वतंत्रता, स्वावलंबन भावना, वैवाहिक जीवन की असंतुलित स्थितियों में पनपने वाली कुंठा, घुटन, निराशा, अंधविश्वास, नैतिक विधि निषेधों के प्रति संदेह और अविश्वास है। इनके शैल यथार्थवादी है। सेक्स की विषमताओं की आध्यात्मिक व्याख्या उनके नाटक में मिलता है। मिश्र जी के नाटक में यथार्थवादी प्रवृत्ति व वैदिक चेतना इब्सन और शो के प्रभाव के कारण है। इसीलिए शत्रुघ्न प्रसाद जी ने कहा है कि राष्ट्रवादी साहित्य का पुस्तककर्ता, भारतीय जीवन दर्शन का उन्नायक एवं पुनरुत्थान के प्रतिनिधि नाटककार कहकर प्रसाद के समकक्ष खड़ा कर युग प्रवर्तक नाटककार कहा है। तो प्रसाद पर शेक्सपियर का प्रभाव है, तो इन पर इब्सन एवं शो का भी है। और लक्ष्मीनारायण मिश्र जी ने बहुत से नाटक लिखे हैं। उनके प्रथम नाटक है अशोक। ये नोटबुक में नोट कीजिए लक्ष्मीनारायण मिश्र जी के रचनाएं के बारे में और उनके प्रकाशन, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, तो नोट कीजिए, एग्ज़ाम में काम आएगा आप सभी के लिए। इसीलिए मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो लक्ष्मीनारायण मिश्र जी के जो नाटक लिखे हैं, जो नाटक है वो देखिए। पहला नाटक उनका है अशोक, जो कि 1926 में प्रकाशित हुआ था। सन्यासी 1930 में प्रकाशित हुआ था। रक्षक का मंदिर 1931 में प्रकाशित हुआ था। मुक्ति का रहस्य 1932, राजयुग 1933, सिंदूर की होली 1933 ईस्वी, ये याद रखिए। आधी रात 1936, गरुड़ ध्वज 1945, नारद की वीणा 1946, वसराज 1950, दशाश्वमेध 1950 ईस्वी, विस्तृता की लहरें 1953 ईस्वी, चक्रव्यूह 1955 ईस्वी, मृत्युंजय 1957 ईस्वी, जगत गुरु 1958 ईस्वी, गंगाद्वार 1974 ईस्वी। ये लक्ष्मीनारायण मिश्र जी के नाटक है। नाटक का नाम और प्रकाशन वर्ष याद रखिए। उसके बाद उन्होंने कई सारे काव्य भी लिखे हैं। उनके प्रथम काव्य है अंतर्जगत, जो कि 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कालजयी महाकाव्य, जो कि कर्ण के जीवन पर आधारित है, ये उनके काव्य था। उसके बाद एकांकी संग्रह जो है अशोकवन, जो कि 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रलय के पंख पर 1951 ईस्वी में। भगवान, मनु तथा अन्य एकांकी जो है वो रेडियो रूपक में हुआ था, जो कि 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
कावेरी में कमल 1961 में प्रकाशित हुआ था। स्वर्ग में विप्लव वो 1966 इसमें प्रकाशित हुआ था। नारी का रंग 1966। बाल एकांकी जो कि कुल एकांकियों की संख्या 27 है, ये लिखे थे। उसके बाद उनने उदित भी किए थे, जो कि इब्सन के 2 प्रसिद्ध नाटकों पिलर ऑफ सोसाइटी और डॉल्स हाउस का क्रमश समझ के स्तंभ और गुड़िया का घर ये शीर्षक से लिए थे। उसके बाद इतर जो है वो कल्पतरु है। कालजयी की कथा वस्तु महाभारत युद्ध के कर्ण पर्व पर आधारित है। तो कालजयी जो है ये किस पर आधारित है? महाभारत युद्ध के कर्ण पर्व पर आधारित है। यह 9 सर्गों की रचना है और 11 सर्गों में यह रचना लिखी जानी थी और 5 सर्ग जो है जिनके शीर्षक है मंत्रणा, चिंता, सृष्टि धर्म, विषाद और अर्ध्यदान। तो लिखने के उपरांत 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की हत्या के बाद कवि की लेखनी अवरुद्ध हो गई थी और 35 वर्षों के उपरांत मिश्र जी ने इसका पूर्णता हेतु वाणी से प्रार्थना की और 1983 ईस्वी तक 4 सर्ग बिना शीर्षक के लिखे गए और महाकाव्य अधूरा ही रहा। तो कवि की प्रार्थना इसी प्रकार थी जो कि लिखा गया है। वाणी अरि कवि की 9 मौन अब तू रहे, बीत बसे 35 तो मौन जब से बनी। तो गोकुल जयशंकर त्रिपाठी कालजयी की रचना का आरंभ छायावाद युग में ही हुआ था और मिश्र जी छायावाद के विरोधी थे, ये याद रखिए। उनके अनुसार छायावाद वो कविता है जिसमें जीव धर्म और जीवन के व्यवहारिक जगत से हटकर मन की पूरी कल्पना की उड़ान होती है, उसमें जीवन का सत्य नहीं होता है। तो उन्होंने अपने नाटक में ऐसे सत्य को प्रत्यक्ष करने की घोषणा की और स्वयं को बुद्धिवादी कहा है। उसके बाद मिश्र जी ने नाटक की जो कोटियाँ लिखी है, मतलब किस प्रकार के नाटक है जो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने जो नाटक लिखे हैं वो किस प्रकार नाटक है। पहला है सामाजिक नाटक, दूसरा सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक नाटक, तीसरा है पौराणिक नाटक, चौथा है व्यक्तिपरक नाटक। तो सामाजिक नाटक में कौन सी नाटक है अंतर्गत है? सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयुग, सिंदूर की होली, आधी रात। तो हम लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के नाटकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले क्लास को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, क्योंकि एटलीस्ट कुछ बच्चे जान पाएंगे। ठीक है, आप सभी के जितने दोस्त हैं उसको भी शेयर कीजिए, क्योंकि वेरी इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के नाटक प्रकाशन वर्ष और नाटक के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उनके जो नाटक है, सामाजिक नाटक, सांस्कृतिक नाटक के बारे में हम चर्चा करेंगे, समस्यात्मक नाटक के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास है। तो चलिए टॉपिक में आएंगे। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी जितने नाटक लिखे हैं, पहला सामाजिक नाटक में सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयुग, सिंदूर की होली, आधी रात, ये सामाजिक नाटक के अंतर्गत है। दूसरा सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक जो नाटक है, इसमें गरुड़ ध्वज, बसराज, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें, वैशाली में बसंत, जगत गुरु, धरती का हृदय, सरयू की धार, गंगाद्वार,
ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नाटक है। तीसरा जो है पौराणिक नाटक। पौराणिक नाटक जो है इसमें नारद की वीणा, चक्रव्यूह, क्योंकि नाम से ही पता चल जाता है कि हाँ ये पौराणिक नाटक है। तो नारद की वीणा, चक्रव्यूह जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ था, चित्रकूट, अपराजित, अश्वमेध, प्रतिज्ञा का भोग, तो ये पौराणिक नाटक है। और व्यक्तिपरक जो नाटक है वो है कवि भारतेंदु, मृत्युंजय। ठीक है, नोट कीजिए, याद रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद हम लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने कई सारे जो नाटक लिखे हैं, इनमें से समस्या नाटक है, मतलब कुछ समस्या नाटक लिखे हैं। पहला जो सन्यासी नाटक जो है ये एक समस्या नाटक है। तो ये याद रखिए कि उनके जो नाटक है, कौन से नाटक समस्या नाटक है, ये याद रखिए। तो सन्यासी जो नाटक है, ये जो सन्यासी नाटक है ये एक समस्यात्मक नाटक है। इसमें क्या लिखा गया है सन्यासी नाटक में? नारी जीवन की, इसमें क्या देखने को मिलता है सन्यासी नाटक में? नारी जीवन की प्रेम और विवाह की समस्या। मतलब इस नाटक में जो पात्र है मालती, नारी पात्र जो है मालती, तो मालती के माध्यम से नारी जीवन की प्रेम और विवाह की समस्या दिखने को मिलता है। और किरणमयी और वृद्ध प्रोफेसर दीनानाथ के माध्यम से दाम्पत्य जीवन की समस्या एवं मुक्ति के माध्यम से अवैध संतति की समस्या इस नाटक में दिखने को मिलता है। और सन्यासी जो नाटक है इसमें मतलब स्त्री समस्या पर आधारित इन नाट्यकृति में 3 कथानक दिखने को मिलता है, ये याद रखिए। वो क्या है 3 कथानक? पहला कथानक जो है मुरलीधर और किरणमयी की कथा। दूसरा जो है किरणमयी और वृद्ध प्रोफेसर दीनानाथ की कथा। तीसरा जो है विश्वकांत और मालती की प्रेम कथा, जो कि मुख्य कथा है। और इसमें इस नाटक में राष्ट्र सेवा, देश सेवा का व्रत लेने वाला मुरलीधर आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा कर किरणमयी का कौमार्य भंग करता है। और मुरलीधर की मृत्यु के बाद किरणमयी वृद्ध प्रोफेसर दीनानाथ के साथ जीवन यापन हेतु समझौता करती है और असफल होने पर प्राणांत कर लेती है। और मालती के प्रेम में असफल विश्वकांत जो है वो सन्यासी बन जाता है। और एक छात्रा के प्रेम का खुलासा होने पर कॉलेज में निष्कासित कर दिया जाता है। और कॉलेज से निष्कासित विश्वकांत जो है वो एशिया की मुक्ति के लिए एशियाई संघ का संयोजक बनता है। इससे प्रेम के रोमांटिक पक्ष का उपहास दिखने को मिलता है इस नाटक में। और दूसरा जो समस्यात्मक नाटक है वो है राजयुग। देखिए, राजयुग जो नाटक है ये भी एक समस्यात्मक नाटक है। इसमें वैवाहिक जीवन की विषमताओं से संबंधित नाटक, विवाहित शत्रुसूदन का चंपा से विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में
विषमता का आगमन दिखने को मिलता है। और गजराज की पुत्री जो है चंपा, तो चंपा के माध्यम से अवैध संतति की समस्या दिखने को मिलता है। और इसमें मतलब चंपा जो है, चंपा, नरेंद्र और शत्रुसूदन के जीवन से संबंधित ये जो नाटक कृति का फलक प्रेम की समस्या से बुना गया है, जिसका संबंध सामाजिक लांछन और नारीत्व से है। और इस नाटक में जो पात्र है बिहारी सिंह की पत्नी नौकर गजराज से गुप्त प्रेम कर चंपा नामक लड़की को जन्म देती है। और रतनपुर के राजकुमार शत्रुसूदन और मंत्री कुमार नरेंद्र जो है तथा चंपा एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। नरेंद्र चंपा में प्रेम होने के उपरांत शत्रुसूदन अपने धन बल से चंपा से ब्याह रचा लेता है और नरेंद्र गृहत्यागी बन जाता है। और कालांतर में नरेंद्र राजयोगी से कर्मयोगी बनता है। ये था राजयुग, जो कि एक समस्यात्मक नाटक है। उसके बाद तीसरा जो नाटक है समस्यात्मक नाटक, वो है सिंदूर की होली, जो कि हम डिटेल्स हम पढ़ेंगे, जो कि ओटीटी सिलेबस में सिंदूर की होली, ओटीटी सिलेबस और यूजीसी नेट में सिंदूर की होली नाटक है, सिलेबस में है। उसके बारे में हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग नाटक है सिंदूर की होली। ये नाटक एक समस्यात्मक नाटक है। कैसे समस्यात्मक नाटक हुआ ना, चंद्रकला के माध्यम से, मतलब हम तो पढ़ेंगे डिटेल्स, लेकिन याद रखिए चंद्रकला के जो पात्र है चंद्रकला, और चंद्रकला के माध्यम से प्रेम और विवाह की मूल समस्या पर आधारित ये जो नाट्यकृति में चंद्रकला मृत रजनीकांत के हाथों में, मतलब रजनीकांत के हाथों में मांग में सिंदूर भरवा कर आजन्म वैधव्य झेलती है। वाव, पढ़ेंगे तो डिटेल्स और भी इंटरेस्ट लगेगा। और इसमें वैवाहिक संबंधों में राम सीता का आदर्श वह प्रस्तुत करती है। अन्य पात्र जो है मनोरमा, वो एक बाल विधवा है, जो कि चंद्रकला के विपरीत मनुष्य शंकर से प्रेम करते हुए, मतलब प्रेम करते हुए भी विधवा विवाह के पक्ष में नहीं है। तो उसका विश्वास है कि पुनर्विवाह के द्वारा वैधव्य समाप्त नहीं होता है, ये उनके मन में विश्वास था। और इसमें जो चौथा नाटक है समस्यात्मक नाटक, मुक्ति का रहस्य। इसमें मुक्ति का रहस्य जो नाटक है, देखिए इसमें स्त्री पुरुष की चिरंतन यौन समस्या, मतलब यौन समस्या के ताने बाने से सृजित इस नाटक में आशा देवी उमाशंकर के प्रति आकृष्ट होते हुए भी परिस्थितिवश डॉक्टर त्रिभुवन के परिणय सूत्र में बंधने पर उनके जीवन में नैतिकता का स्थान नहीं रह जाता है। इसीलिए मुक्ति का रहस्य की समस्या, मतलब ये एक
प्रेम मूलक समस्या नाटक है मुक्ति का रहस्य। इसकी मुख्य कथा जो है उमाशंकर, डॉक्टर त्रिभुवननाथ और आशा देवी के त्रिकोण पर आधारित है ये नाटक। और इसी नाट्यकृति में प्रेम निरूपण में स्वच्छंदतावादी एवं यथार्थवादी मूल्यों की भूमिका पर नाटककार का बल है एवं आदर्शवादी समाधान प्रस्तुत भी किया गया है इस नाटक में। नेक्स्ट जो समस्यात्मक नाटक है वो है राक्षस का मंदिर। इसमें रामकली मतलब रामकली, अस्करी, मुनीश्वर, रघुनाथ, ललिता इत्यादि पात्र जो है, इन पात्रों के चरित्रांकन के द्वारा मानव हृदय में व्याप्त यौन प्रवृत्ति और विवेक का द्वंद्व चित्रित हुआ है। राक्षस का मंदिर में चुनाव के समय खादी पहनने वाले नेताओं पर व्यंग लिखा गया है और इसमें मतलब इसकी जो मुख्य समस्या है वो है वेश्या, मतलब वेश्या समस्या है, जो कि वेश्या जो है ये असगरी नामक वेश्या है। तो इसकी मुख्य समस्या वेश्या समस्या के साथ साथ मानव की कुप्रवृत्तियों की समस्या है। एक वृद्ध वकील रामलाल के पुत्र जो है रघुनाथ का प्रेम असगरी नामक मुस्लिम वेश्या से हो जाता है और रघुनाथ का क्रांतिकारी मित्र मनोहर रघुनाथ की सारी संपत्ति वेश्या सुधार के लिए खोले गए मातृ मंदिर के नाम पर कर लेता है, मतलब कर लेता है। और मातृ मंदिर का रहस्य खुलने पर अक्सरी मनोहर के मंदिर अर्थात राक्षस के मंदिर में निवास करने लगती है। ये इस कहानी में इस नाटक में दिखने को मिलता है। नेक्स्ट जो नाटक है समस्यात्मक नाटक राजयुग, जो कि हम मतलब आयु समझ में आई होगी आप सभी को राजयुग समस्यात्मक नाटक के बारे में। नेक्स्ट जो नाटक है वो है आधी रात, समस्यात्मक नाटक आधी रात। तो इसमें दशरथ शर्मा के शब्द में इस नाटक में एक ऐसी नारी, उस नारी का नाम क्या है, मायावती। तो मायावती के जीवन की समस्या उठाई गई है, जिसका जन्म तो हमारे देश में हुआ है किंतु उनकी शिक्षा, दीक्षा, संस्कार, आदर्श और आकांक्षा विदेशी में निर्मित हुए हैं, मतलब इंग्लैंड में। माया नामक नारी के चारों तरफ पुरुष मात्र घूमते हैं। 3 पुरुष की एक नारी और एक नारी के 3 पुरुष इस नाटक के कथा संयोजन के केंद्र में है। तो आधी रात की कथा की समस्या प्रकृति में पुरुष के आकर्षण की समस्या है। इस नाटक में पाश्चात्य संस्कृति के दुष्प्रभाव का अंकन हुआ है, जो कि मायावती, प्रकाश चंद्र, राघव शरण, राधाचरण इत्यादि पात्रों के चारित्रिक परिवेश में पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति में पली मायावती के रूप में भारतीय नारी के जीवन की विषमता का वर्णन इस नाटक में हुआ है। मायावती 2 प्रेमियों से प्रेम का ढोंग कर और अंत में साहित्यकार प्रकाश चंद्र के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। तो ये था लक्ष्मीनारायण मिश्र जी के समस्यात्मक नाटक के बारे में और उनके
अन्य नाटक भी है। अन्य नाटक क्या है? अन्य जो नाटक है वो है अशोक, नारद की वीणा और विदेशता की लहरें, धरती का हृदय, गरुड़ ध्वज, दशाश्वमेध, वर्षराज, वैशाल में बसंत, सरयू की धार, जगत गुरु, मृत्युंजय, चक्रव्यूह, अपराजित, चित्रकूट, ये और वैशाली में बसंत, ये है अन्य नाटक है। उसके बारे में भी हम देखेंगे इसमें क्या लिखा गया है। जो भी मैं कह रही हूँ नोट कीजिए, क्योंकि ये वेरी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अशोक मतलब लक्ष्मीनारायण मिश्र जी ने जितने नाटक लिखे हैं उसके बारे में जो डिटेल्स दिया गया है तो ये आपको याद रखना चाहिए, याद रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, मैं जो भी कह रही हूँ पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और मैं जो भी कह रही हूँ वो लिखिए, ठीक है। तो लक्ष्मीनारायण मिश्र जी के जो अन्य नाटक है, पहला नाटक जो है अशोक, जो कि 1926 इसमें प्रकाशित हुआ था। ये एक ऐतिहासिक नाट्य कहेंगे तो होगा। तो इस ऐतिहासिक प्रथम नाट्यकृति में लक्ष्मीनारायण मिश्र जी ने इतिहास और बौद्ध ग्रंथ में चित्रित मतलब अशोक नाटक नाम से ही आप सभी को ये भी पता चल जाता है कि किसके बारे में बताया गया है। अशोक मतलब सम्राट अशोक के बारे में। तो इतिहास और बौद्ध ग्रंथों में चित्रित सम्राट अशोक की निष्ठुरता और क्रूरता के विपरीत कलिंग युद्ध के उपरांत उसकी अहिंसा भावना को वाणी दी गई है। इस नाटक में ब्राह्मण धर्म का प्रतिपादन हुआ है। इसी नाट्यकृति में ग्रीक वंश की राजकुमारी डायना का मतलब एंटीपेंटर से निस्वार्थ व्यंजित हुआ है। चंद्रगुप्त की कनेलिया की छाया डायना में दिखाई पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट जो नाटक है वो है नारद की वीणा, जो इन मतलब इस नाटक में 3 अंकों की नाट्यकृति है और 3 अंकों में दृश्य स्थल एक ही है, जहाँ पर नैमिषारण्य में महर्षि नारायण का आश्रम एवं गुरुकुल है। और इस नाटक का कथासूत्र पुराकाल के पुराण तथा इतिहास में संबंधित है और इसका बौद्धिक पक्ष जो है वो वर्तमान संदर्भ पर आधारित है। और इस नाटक में नाटककार का मंतव्य जो है वो शक्ति और संस्कृति के बल पर एक जाति दूसरी जाति पर विजय प्राप्त करती है, किंतु संस्कृति के बल पर जो हासिल की जाती है वही सच्ची विजय है। तो उसी तरह इस नाटक में नाटक की रचना की प्रेरणा मतलब रचना की प्रेरणा देवी भागवत मतलब देवी भागवत पुराण स्कंद 4 अध्याय 9 में देखने को मिलता है, जो कि दैत्यराज प्रहलाद द्वारा तपस्वी नर नारायण से युद्ध से मिली थी। और आर्य और द्राविड़ सभ्यता के संघर्ष और समन्वय की घटनाओं पर आधारित इस सांस्कृतिक नाट्यकृति में हमारी सभ्यता को द्रविड़ और आर्य सभ्यता के सम्मिलित रूप का परिणाम बताया गया है इस नाटक में।
उसके बाद तीसरा जो नाटक है वो है वितस्ता की लहरें। इसमें भारतीय और यौवन के संघर्ष है। दोनों संस्कृति में अंतर है। भारतीय संस्कृति का गौरव और उदार मानवीय जो दृष्टिकोण है, संस्कार है, ये इस नाट्यकृति में चित्रित हुआ है। और नाटक की कथा यूनानी सम्राट महान सिकंदर के भारत आक्रमण पर बुनी गई है। और झेलम जो है वितस्तता जो नदी कहते हैं, झेलम नदी, वो नदी के तट पर कैकेयी के देश के राजा जो है पुरु से सिकंदर का युद्ध में सिकंदर की वापसी, युद्ध में पुरु के आदर्श, वीरता, पराक्रम और संस्कृति की जो प्रभावशाली है, मतलब प्रभावशाली जो अभिव्यक्ति हुआ है, इस नाटक में दिखने को मिलता है। नेक्स्ट जो नाटक है वो है धरती का हृदय। तो इस नाटक के बारे में जयशंकर त्रिपाठी जी ने कहा है कि मित्र जी की यह नाट्यकृति राजनीति, जीवन के भावलोक एवं सांस्कृतिक नदी, इन धारा का संगम है। तो इस नाटक की कथा कहाँ से शुरू होता है, मतलब किससे संबंधित है? विष्णुगुप्त, जो कि हम चाणक्य कहते हैं, और चंद्रगुप्त से संबंधित है। और सेल्यूकस की पुत्री जो है हेममाला का विवाह चंद्रगुप्त से होता है। तो इस नाटक की नवीनता जो है, नंद द्वारा चंद्रगुप्त की माता देवकी का अपहरण एवं विष्णुगुप्त द्वारा देवकी तथा मातृभूमि के उद्धार के लिए नंदस के सिंहासन को उलट देना, ये धरती का हृदय नाटक में वर्णन हुआ है। नेक्स्ट जो नाटक है वो है गरुड़ ध्वज। जो कि प्रसाद की परंपरा में सृजित इस संस्कृति प्रधान नाटक में विदिशा नगर के पुष्यमित्र शुंग के वंशज सेनापति विक्रममित्र के धार्मिक एवं जाति सेवा विषयक आदर्श का चित्रण हुआ है। इस नाटक में शुंग शासक द्वारा विक्रमादित्य की सहायता से शंकु को परास्त कर अवंती का उद्धार इसमें वर्णन हुआ है। और इसमें कालिदास को शुंग वंश का राजकवि भी सिद्ध किया गया है। और इसका कथानक ईस्वी पूर्व प्रथम शतिका है और इतिहास कथा पर आधारित ये सांस्कृतिक नाटक है। नेक्स्ट जो नाटक है वो है दशाश्वमेध, जो कि इस नाट्यकृति में विदेशी कुषाणु से राष्ट्र को स्वतंत्र करने वाले नाग जाति के नेता वीरसेन की अद्वितीय शौर्य पराक्रम जो गाथा है, वो साथ साथ गंगा तट पर 10 अश्वमेध की पूर्ण होने की संकल्प कथा को प्रस्तुत किया गया है इस नाटक में। और इसकी कथा शिवनाग सम्राट वीरसेन से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट जो नाटक है वो है वशराज, जो प्रसाद के अजातशत्रु नाटक के उदयन से लंपट, विलासी, विवेकहीन, भोगजीवी चरित्र के विपरीत मिश्र जी ने इस नाटक में उदयन को संस्कृत परंपरा के अनुरूप तप और भोग के समन्वय के युक्त भव्य और उज्जवल रूप में चित्रित किया है। उदयन ने गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु बनाए गए अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपा है। ये इस नाटक में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो नाटक है वो है वैशाली में बसंत। इसमें बज्जी संघ के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन के संदर्भ में युवा समाज के राज्य और समाज की उन्नति में
संलग्न प्रवृत्तियों के वर्णन हुआ है। वर्णन के साथ साथ आम्रपाली का चरित्र भी नगर वधू, गणिका इत्यादि के परंपरा विरुद्ध लोक कल्याण और समाज सेवी के रूप में दिखने को मिलता है। और नेक्स्ट जो नाटक है वो है सरयू की धार। इसमें राष्ट्रीयता से परिपूर्ण इस ऐतिहासिक नाट्यकृति में राजा कदर्म और उसके सेनापति शत्रुंजय के हृदय परिवर्तन की कथा है। और नेक्स्ट जो नाटक है जगत गुरु। इसमें समन्वय, सरसता और लोक संग्रह के साधक आदि शंकराचार्य के धार्मिक और समन्वय जीवन वृत्त पर आधारित इस नाटक में मंडन मिश्र तथा उनकी पत्नी भारती के साथ आचार्य शंकराचार्य का शस्त्रास्त्र है। उसके बाद नेक्स्ट जो नाटक है वो है मृत्युंजय। मृत्युंजय जो नाटक है यह गांधी जी के चरित्र पर आधारित नाट्यकृति है, जिसमें भारतीय साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, आध्यात्मिकता पर प्रकाश डाला गया है। और यह नाटक गांधी जी के अंतिम जीवन की घटनाओं को बखूबी ब्यौरा प्रस्तुत किया है। और नाटक के तीसरे अंक में उनकी हत्या की घटना का भी दृश्यांकन वर्णित हुआ है। और इस नाटक में नाटककार का यह चिंतन प्रकट हुआ है कि देश के विश्वविद्यालयों में शेक्सपियर के नाटकों का पाठन और गांधी जी की हत्या का कारण भी बना है। ये मिश्र जी ने लिखे हैं। नेक्स्ट जो नाटक है वो है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह ये एक ऐसे नाटक है, इसमें पांडवों और कौरव दोनों पक्षों को पुण्य और पाप का प्रतीक न मानकर उन्हें अपनी परंपरा के स्वाभाविक मानव का रूप दिया गया है। तो इसी नाट्यकृति में दुर्योधन के चरित्रगत कलंक का परिहार करते हुए सुयोधन नाम दिया गया है। और चक्रव्यूह की कथा महाभारत के द्रोण पर्व पर आधारित है, जिसमें शूलवर्य अभिमन्यु द्वारा द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह के भेदन एवं 7 महारथियों द्वारा युद्ध में वीर गति पाने से संबंधित किया गया है। युद्ध में सुयोधन के पुत्र लक्ष्मण भी वीर गति को प्राप्त करता है। इसी प्रकार दोनों कुलों के वंश, दोनों कुलों के वंश जो है दीपक बुझने के माध्यम से कुल रक्षा की संवेदना मुखरित हुआ है। नेक्स्ट जो कहानी है वो है अपराजित, जो कि इस नाट्यकृति में अश्वत्थामा के प्रभावशाली अजय चरित्र एवं पांडवों के अनेक छल कृत्यों को निरावृत किया गया है। अश्वत्थामा की उज्ज्वल वीरता प्रकट करना इस नाटक में नाटककार का उद्देश्य है। और सौप्तिक पर्व के युद्ध का कलंक तथा अश्वत्थामा को परास्त कर मणि छीने जाने की जो कहानी है, ये असत्यता इसी नाटक में प्रमाणित की गई है। और नेक्स्ट जो नाटक है लास्ट, चित्रकूट। तो चित्रकूट नाम से आई होप आप सभी को ये पता चल जाता है कि राम के वनवास के मुख्य प्रयोजन दक्षिणापथ में राक्षस राज रावण, मतलब रावण के आतंक का संहार और धर्म राज्य की स्थापना, ये चित्रकूट कहानी में दिखने को मिलता है। और यदि हमें समस्या नाटक के बारे में यदि हम कहेंगे तो अंग्रेज के प्रॉब्लम प्ले का हिंदी रूपांतरण तथा संज्ञान शब्द जो है वो है समस्या नाटक। इसमें किसी विशिष्ट परिस्थिति या पात्र योजना के माध्यम से किसी समस्या का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो समस्या नाटककार का उद्देश्य क्या होता है? युग और जीवन की विभीषिकाओं, अंतर्विरोधों और विशृंखलाओं के प्रति पाठक या दर्शक की वितृष्णा को उद्बुद्ध करना होता है। तो परंपरा और व्यवस्थाधारित जीवन मूल्यों के साथ आधुनिकता और बौद्धिकता द्वारा
प्रचलित तथा मनोविज्ञान समर्थित जीवन मूल्यों के संघर्ष जो है, वो संघर्ष का नाम क्या है? समस्या नाटक। तो इन्हीं नाटक में समाधान नहीं है और नाटक का स्वर अनास्थावादी है। तो इन नाटक में मध्यवर्गीय जीवन के अंतर विरुद्ध, संत्रास, ऊफ, घुटन, कुंठा ये चित्रण हुआ है। तो समस्या नाटककारों में लक्ष्मीनारायण मिश्र जी के अतिरिक्त उपेंद्रनाथ अस्क, भगत चरण वर्मा, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, हरिकृष्ण प्रेमी, पृथ्वीनाथ शर्मा, लक्ष्मीनारायण लाल, भुवनेश्वर प्रसाद इत्यादि उल्लेखनीय है समस्या नाटककारों के रूप में। तो हिंदी में जो समस्या नाटक के जन्मदाता है वो लक्ष्मीनारायण मिश्र के समस्या नाटक में 6 नाटक परिणत किए हैं, जो कि हम अभी डिस्कस किए। सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयुग, सिंदूर की होली, आधी रात, है कि नहीं? तो ये हम तो अब जस्ट डिस्कस किए। तो ये था लक्ष्मीनारायण मिश्र जी के जीवन परिचय, मतलब उनके व्यक्तित्व और उनके साहित्यिक कृतियों, उनके नाटक के बारे में। तो ये मैंने जो कहा, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और ये मैं भी आशा कर रही हूँ कि आप नोट कर चुके हैं। तो मेरी क्लास आप सभी को कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सारे बच्चे जान पाएंगे। और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जितने भी क्लास करूँगी पहले आप सभी को ही नोटिफिकेशन मिलेगा। मतलब आप सभी को ही, मतलब आप सभी ने मेरी क्लास पहले आपको ही मिलेगी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। उनके मतलब लक्ष्मीनारायण मिश्र जी के प्रमुख नाटक जो है सिंदूर की होली कहानी, मतलब नाटक लेकर मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट ऑल।